हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है यूपीपीसीएस बीओ की किताब से यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित सभी प्रकार के परीक्षाओं के क्वेश्चन देखेंगे। कुल इसमें 133 परीक्षाओं का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें 16,000 से अधिक प्रश्नों का संकलन किया गया है। और इसमें जो है आज हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री में जो है मौर्य सम्राट देखेंगे। मौर्य सम्राट देखने से पहले सबसे पहले आप लोग जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा कर के जो है लेसन 5 तक मैंने सभी इतिहास पढ़ा दिया है, 207 क्वेश्चन। और पूरे 207 क्वेश्चन को देखने के बाद इसको जो है आप लोग देखिए, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके बाद जो है इतिहास पढ़ाया जा रहा है और इतिहास के साथ साथ ही जो है अब संविधान भी पढ़ाया जाएगा और इतिहास संविधान को साथ में लेकर के चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूरी की पूरी ये किताब पढ़ाई जाएगी, ठीक है, ताकि आगामी 2020 और 2021 में जो आने वाले यूपीपीसीएस परीक्षा है, तो यूपीपीसीएस की परीक्षा से पहले आप लोग यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित सभी प्रकार के क्वेश्चन से परिचित हो जाएं, ठीक है, जिससे कि परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो। क्योंकि किसी भी प्रतियोगी को किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले इसके क्वेश्चन से परिचित हो जाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर क्वेश्चन का जो है व्याख्यात्मक हल मिलेगा, ठीक है। पूरी की पूरी किताब को हल करवाई जाएगी। अगर आपके पास किताब रहेगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि किताब के साथ तैयारी करने में आसानी रहेगी और पूरे क्वेश्चन से परिचित हो जाएंगे। और उसके बाद जब क्वेश्चन से परिचित हो जाएंगे तो इस परीक्षा को जो है क्रैक करने में आसानी होगी। और उसके बाद अपना आसानी से आप लोग जो है कहीं पर भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहीं से भी तैयारी जो है या सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन से परिचित होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित होने वाली जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे वह आरओ एआरओ की परीक्षा हो, यूपीपीसीएस लोअर की परीक्षा हो, बीओ की परीक्षा हो, सिविल जज की परीक्षा हो, ठीक है, या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा यूपीपीसीएस के द्वारा जो 30 नंबर के जीएस के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चाहे जीआरसी जो प्रवक्ता की परीक्षा होती है, डायट प्रवक्ता की जो परीक्षा यूपीपीसीएस लेता है, ठीक है, सभी प्रकार के परीक्षाओं का इसमें क्वेश्चन दिया गया है। और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन से आप लोग परिचित हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो है दोहराव वाले प्रश्न यूपीपीसीएस प्रायः देता है, ठीक है। तो यूपीपीसीएस के अलावा यह अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं वाले छात्र हैं उन लोगों के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि पूरी की पूरी 16,000 से अधिक क्वेश्चन जो है यहाँ पर कराया जाएगा और व्याख्या के साथ कराया जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेसन जो 6 नंबर है वो है मौर्य साम्राज्य, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 की बात करते हैं तो 208 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अर्थात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था, ठीक है। अशोक के शासनकाल में डायमेकस आया था, जबकि हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग आया था, ठीक है। चलिए अब जो है मौर्य वंश के विषय में हम लोग विस्तार से देखते हैं। चलिए अब मौर्य वंश की बात करते हैं। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक कैसे बना, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जो है नंद वंश का जो शासक घनानंद था, घनानंद को हरा करके जो है मौर्य वंश की स्थापना किया, ठीक है। यानी अपने गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया, ठीक है। मगध पर एक नया राजवंश कौन सा बना, मौर्य वंश बना। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है उसका बेटा बिंदुसार राजा बनता है, जो कि 298 से 272 ईसा पूर्व तक रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसका बेटा अशोक राजा बनता है। अशोक जो है 273 से 232 ईसा पूर्व तक राजा रहता है, ठीक है। अब जो है मास्की अभिलेख में अशोक कहा गया है, अशोक को पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और
जो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अब बात करते हैं अशोक के उत्तराधिकारी। तो अशोक के जो उत्तराधिकारी थे कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, शतधन्वा और बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ था और यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। ठीक है, पुष्यमित्र सिंह ने जो है बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार के बाद उसका बेटा जो है अशोक राजा बना। ठीक है, उसके बाद जो है मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। अब देखते हैं कि मौर्य वंश की जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है मौर्य साम्राज्य के विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज की जो इंडिका पुस्तक थी और इसमें अन्य यूनानी विवरण जो मिला था, इससे क्या होता है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था, इससे भी हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ठीक है, और ढूंढी राज की मुद्रा राक्षस पर जो टीका लिखी गई थी, इससे भी हम लोगों को मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध और जैन ग्रंथ जो था, बौद्ध और जैन ग्रंथों से भी हम लोगों को मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और सबसे अधिक जो है मौर्य वंश की जो जानकारी मिलती है वह अशोक के अभिलेख से मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी, इससे भी हम लोगों को जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं सोमदेवकृत कथा सरित सागर, इससे भी मौर्य वंश की हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इस प्रकार से इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? कौटिल्य ने किया। इंडिका की रचना किसने किया? मेगस्थनीज ने किया। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया? विशाख दत्त ने किया। मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा? ढूंढी राज ने लिखा। ठीक है, इसके बाद बृहत कथा मंजरी की रचना किसने किया? क्षेमेंद्र ने किया। कथा सरित सागर की रचना किसने किया? सोमदेव ने किया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य ने किया है और यह अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की सबसे अच्छी रचनाओं में से एक है। ठीक है, और कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त या चाणक्य था। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आता है, ये देखिए जो अर्थशास्त्र पुस्तक है किस पर है? तो अर्थशास्त्र राजनीतिक और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक थी। ठीक है, प्रशासन को कैसे चलाना है इसमें अर्थशास्त्र में बताया गया है। ठीक है, अब जो है बात करते हैं कि भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? कौटिल्य को कहते हैं। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त को। अब बात करते हैं जो अर्थशास्त्र था, तो अर्थशास्त्र में जो है कितने अधिकरण थे? ठीक है, तो 15 अधिकरण या उसको भाग बोलते हैं। ठीक है, इसमें 180 प्रकरण या इसको बोलते हैं उपभाग। ठीक है, और 6000 से अधिक श्लोक थे। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण या भाग, 180 प्रकरण या उपभाग, 6000 श्लोक दिए गए थे। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र को किस शैली में लिखा गया? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ को अन्य पुरुष शैली यानी थर्ड पर्सन की शैली में लिखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का सबसे पहले खोज किसने किया और सबसे पहले प्रकाशन किसने किया? तो डॉक्टर श्याम शास्त्री ने। ठीक है ना, डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 ईस्वी से क्या किया? अर्थशास्त्र को जो है प्रकाशित करवाया। ठीक है, चलिए इसमें देखिए अधिकरण या भाग की बात करते हैं तो कुल इसमें 15 अधिकरण या भाग बताया गया है, जिनका क्रमबद्ध विवरण जो है इस प्रकार से है। ठीक है, इसके लिए आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। ठीक है,
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग जो है इसमें बात करते हैं धर्मस्थली। ठीक है, अगर प्रश्न बनता है दीवानी न्यायालय, ठीक है, अर्थशास्त्र में यानी दीवानी न्यायालय को क्या बोलते हैं, तो दीवानी न्यायालय को बोलते हैं धर्मस्थली। क्या बोलते हैं? धर्मस्थली। ठीक है, इसके बाद अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो फौजदारी जो न्यायालय होती है, तो फौजदारी न्यायालय को क्या बोलते हैं, तो कंटक शोधन। क्या बोलते हैं? कंटक शोधन। अब जो है कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र थे, अर्थशास्त्र में 7 सिद्धांत दिया गया है और इस 7 सिद्धांतों को क्रम से याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत से परीक्षाओं में इसके विषय में पूछा जाता है। तो कौटिल्य ने 7 सिद्धांत दिए हैं जिसको सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर स्वामी अर्थात राजा होता है, दूसरे नंबर पर अमात्य होता है, तीसरे नंबर पर जो है जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र हो गया, चौथे नंबर पर दुर्ग अर्थात किले हो गए, 5वें नंबर पर कोष अर्थात धन हो गया, 6वें नंबर पर दंड अर्थात सेना हो गया, 7वें नंबर पर मित्र हो गया। ठीक है, इस तरीके से अर्थशास्त्र में जो है कौटिल्य ने 7 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं जिससे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 18 तीर्थ या उनके अधिकारियों का वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद जो गुण पुरुष थे यानी कौटिल्य ने गुप्तचरों को क्या बोला, तो गुप्तचरों को गुण पुरुष बोला। ठीक है, चलिए सप्तांग सिद्धांत में जो 7 तत्व बताए गए हैं इसको जो है विस्तार से देखते हैं। तो पहला है स्वामी अर्थात राजा, यह राज्य के सिर के तुल्य के बराबर होता है। ठीक है, ये राज्य के क्या होता है, यह सिर के तुल्य के बराबर होता है। दूसरा है अमात्य, ये राज्य के आँख के बराबर होता है। ठीक है, अमात्य योग्य अधिकारियों का समूह था जिनमें से राज्य के विभिन्न मंत्रियों एवं विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य रूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्य के नहीं चल सकता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर राज्य को सही तरह से चलाना है तो अमात्य क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से अगर कोई घर चलाना है तो घर का मुखिया योग्य होना चाहिए, तभी जो है घर आगे बढ़ेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र की। ठीक है, ये राज्य की जंघाएं होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से शरीर के लिए जंघाएं बहुत अधिक उपयोगी होती हैं उसी प्रकार से राज्य के लिए जनपद जो है ज़्यादा उपयोगी होती हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर पर दुर्ग अर्थात किले की। ठीक है, तो दुर्ग अर्थात किले क्या होती है, राज्य की बाहें होती हैं। ठीक है, क्योंकि दुर्ग अर्थात किला ही राज्य को क्या करता है, सुरक्षित करता है। ठीक है, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर की बाहें उसको जो है कई कामों को जो है करती है, उसी प्रकार से दुर्ग अर्थात किला भी राज्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब हम लोग बात करते हैं 5वें नंबर पर कोष अर्थात धन की बात करते हैं। तो कोष अर्थात धन यह राज्य का मुख होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 6वें नंबर पर दंड अर्थात सेना, यह राज्य का क्या होता है, मस्तिष्क होता है। क्या होता है, मस्तिष्क। ठीक है, क्योंकि बिना किसी सेना के अच्छे और बड़े राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, अगर राज्य को सुरक्षित रखना है तो उस राज्य की सेना भी मजबूत होनी चाहिए, तभी वह राज्य सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मित्र। मित्र क्या होता है, ये राज्य के मित्र क्या होते हैं, कान होते हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छा अगर मित्र रहेगा तभी जो है अच्छे राज्य की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो है सप्तांग सिद्धांत बताया है, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण को जो है
त्याग दिया था। ठीक है, श्रवणबेलगोला में एक पर्वत था, चंद्रगिरी पर्वत पर जाकर के, ठीक है, इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण को जो है त्याग दिया था। ठीक है, और इनके जो जैन गुरु भद्रबाहु थे, भद्रबाहु के साथ गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम मुरा था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम सर्वार्थ सिद्धि मौर्य था। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी के विषय में बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रथम पत्नी थी उसका नाम था दुर्धरा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो दूसरी पत्नी थी वह यूनानी राजकुमारी कार्नेलिया हेलेना थी। ठीक है, अब जो है आगे बात करते हैं जो कि मेगास्थनीज की क्या थी, पुत्री थी। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जो है तीसरी पत्नी का, तो तीसरी पत्नी का नाम था चंद्र नंदिनी। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र की बात करते हैं, तो उनके पुत्र कौन थे, बिंदुसार थे। ठीक है, और बिंदुसार की माता कौन थी, दुर्धरा थी। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात करते हैं, तो इनके गुरु का नाम चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। ठीक है, अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक लगभग 321 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, अब जो है युद्ध की बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, और यह युद्ध जो है 305 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है ना, ध्यान देंगे, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना थी। ठीक है, वह जो है मेगास्थनीज की नहीं बल्कि क्या थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे कि 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए, विजेता हुए। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, और सिकंदर जो कि भारत का विजय नहीं कर पाया, ठीक है, तो उस भारत के विजय के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए सेल्यूकस निकेटर जो है भारत में आता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करता है, और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर जो है बुरी तरह से परास्त हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं संधि का, तो 303 ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है संधि हो जाती है। चलिए, अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया, तो भद्रबाहु से लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बनता है कि अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर या राज्यपाल कौन था, तो वह था पुष्यगुप्त। ठीक है, और पुष्यगुप्त ने ही क्या किया था कि जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त ने करवाया था। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, इसमें 150 ईसा पूर्व इसको लिखा गया था। इससे जो है इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, प्रश्न बनता है कि किस अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर या राज्यपाल पुष्यगुप्त ने जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण कराया, तो यह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। चलिए, अब हम लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस किसने कहा, तो स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन। ठीक है, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में किया। ठीक है, आगे देखते हैं एंड्रोकटस। ठीक है, तो एम्पियास और प्लूटार्क ने एंड्रोकटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया। आगे देखते हैं सेंड्रोकोप्टस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया, तो निर्याकस ने किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं
चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने के लिए किसकी सहायता ली थी? तो प्रवर्तक नामक राजा की सहायता ली थी। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच जब युद्ध हुआ था तो नंद का सेनापति कौन था? भद्रसाल था। कौन था? भद्रसाल था। ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया था कौटिल्य की सहायता से। ठीक है। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य में कुछ और देखते हैं। ठीक है। इसमें बात करते हैं जो सुदर्शन झील के विषय में बात करते हैं तो सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था और इसके निर्माण करने वाले क्या कौन थे? गवर्नर उसमें कौन था? पुष्यगुप्त था। ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद पुनः जो है इसका निर्माण जो है अशोक के समय हुआ था। अशोक का राज्यपाल तुषास्क ने पुनः जो है इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद जो है रुद्रदामन, ठीक है, और इसका जो रुद्रदामन का जो गवर्नर था सुविशाख, इसने जो है इस झील का मरम्मत करवाया। ठीक है। अब जो है बात करते हैं स्कंदगुप्त का जो है गवर्नर यानी प्रणदत्त का पुत्र चक्रपालिक, ठीक है, इसने क्या किया कि इस झील में जो है विष्णु ध्वज लगवाया। ठीक है।